Hello everyone. We all are collectively facing a pandemic threat COVID-19 these days and we are bound to stay at home. So I decided to make this video and help my students enhancing their understanding for the topic and make it more effective for them. So today's lecture is based upon how do organisms reproduce. This is chapter 8 of NCERT. This is chapter 8, how do organisms reproduce. Now today's lecture is based on this chapter. रिप्रोडक्शन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिजम्स अपने से सिमिलर यंग वंस या ऑफरिंग्स को प्रोड्यूस करता है एंड इसमें जो मेन प्रोसेस होता है दैट इज डीएनए कॉपिंग. सो रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स मेकिंग कॉपीज ऑफ डीएनए. नाउ रिप्रोडक्शन इज अ फिनोमेना जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है बट किसी भी स्पीशीज के आगे कंटिन्यू करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ सर्वाइवल के लिए किसी भी इंडिविजुअल को एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी उसे किसी भी लाइफ प्रोसेसेस जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन इन सब से मिल जाती है. बट रिप्रोडक्शन सर्वाइवल के लिए एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है. रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन. रिप्रोडक्शन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर करता है और इंश्योर करता है कि वो स्पीशीज आगे कंटिन्यू हो पाए. Now DNA copying is an essential part of reproduction. DNA copying reproduction का एक essential part है. How? DNA कॉपिंग परफेक्टली एक्यूरेट नहीं होती है. DNA कॉपिंग जो DNA का कॉपिंग होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो परफेक्टली एक्यूरेट नहीं होती है. अगर परफेक्टली एक्यूरेट होती है तब यू वुड हैव बीन एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ आवर पेरेंट्स, एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बट ऐसा नहीं होता है. सो दिस मीन्स कि जो DNA की कॉपिंग हो रही है वो एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं है जिसकी वजह से वेरिएशंस होते हैं एंड वेरिएशंस हेल्प करते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स को कि वो ड्रास्टिक इन्वायरमेंटल चेंजेस को बेयर कर पाए, टॉलरेट कर पाए, विथस्टैंड कर पाए एंड उस स्पीशीज को एक्सटिंक्ट होने से बचाते हैं एंड उसका सर्वाइवल प्रमोट करते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. नाउ व्हाट आर गैमीट्स? गैमीट्स आर रिप्रोडक्टिव सेल्स और सेक्स सेल्स. गैमीट्स रिप्रोडक्टिव सेल्स या सेक्स सेल्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे यूनाइट करते हैं एंड देन दे फॉर्म अ सिंगल सेल दैट इज नोन एज zygote. Now talking about the male gamete that is sperm and the female gamete that is ovum. So जो male gamete है वो sperm है और जो female gamete है उससे हम egg या ovum बोलते हैं. Now let's talk about these gametes in details. ये जो गैमीट के फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है उसे हम गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं एंड स्पर्म के फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम के फॉर्मेशन को oogenesis. स्पर्म एंड ओवम एक दूसरे से जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं. कैसे? जो स्पर्म है दैट कंटेन्स XY क्रोमोसोम्स और एग कंटेन्स XX क्रोमोसोम्स. तो ये जेनेटिकली डिफरेंट ऐसे होते हैं कि अगर XY है तो दैट इज अ स्पर्म एंड XX दैट इज ओवम. ओवम कंटेन कर रहा है XX क्रोमोसोम और स्पर्म कंटेन करता है XY क्रोमोसोम्स. Now another point that is very important कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर में अलग होता है और मल्टीसेलुलर अलग तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं. Why this is happening? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सिर्फ एक सेल की बनी होती है. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव ओनली वन सेल. उनके पास रिप्रोडक्शन के लिए कोई अलग से टिश्यू नहीं होता है. दे डू नॉट हैव अ सेपरेट टिश्यू फॉर रिप्रोडक्शन. तो वो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली या तो फिजन के प्रोसेस से या बडिंग के प्रोसेस से एज एन यीस्ट. ऑन द अदर हैंड जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स. तो उनके पास सेपरेट सिस्टम भी होता है रिप्रोडक्शन के लिए. सो दे कैन रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली. Now there is another point which says कि reproduction helps in providing stability to the population of a species. ये किसी भी population को stability provide करती है. How? We know कि रिप्रोडक्शन किसी भी स्पीशीज़ की कंटिन्यूएशन के लिए इम्पॉर्टेंट है. नाउ स्टेबिलिटी, अगर किसी भी पॉपुलेशन को स्टेबिलिटी अचीव करनी है तो वो तब होती है जब बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वल हो जाता है. मीन्स बर्थ रेशियो एंड डेथ रेशियो बिकम्स इक्वल. एंड वी नो कि बर्थ पॉसिबल होती है सिर्फ एक ही प्रोसेस से दैट इज रिप्रोडक्शन. सो हेंस वी कैन से दैट इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी क्योंकि बर्थ तो रिप्रोडक्शन से ही पॉसिबल है और बर्थ और डेथ रेशियो तब इक्वल होगा जब बर्थ होगी, जब बर्थ पॉसिबल है सिर्फ रिप्रोडक्शन से. सो दिस इज हाउ रिप्रोडक्शन प्रोसेस प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी. नाउ टॉकिंग अबाउट वन अदर पॉइंट मूविंग अहेड दैट Cell division is considered as a type of reproduction in unicellular organisms. Unicellular organisms में cell division ही reproduction consider होता है. Why? क्योंकि जब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिवाइड कर रहे होते हैं देन दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स. तो
at the end what happens, increase in the number of individuals हो गया, एक सेल से 2 सेल बन गए. So that is what is known as reproduction. Reproduction का मतलब actually तो multiplication ही होता है. Now another important topic is difference between sexual and asexual reproduction. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं. एसेक्सुअल में गैमीट्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, सेक्सुअल में गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं. गैमीट्स मीन्स द रिप्रोडक्टिव और सेक्स सेल्स. एसेक्सुअल में जब गैमीट्स बन ही नहीं रहे हैं तो उनका फ्यूजन भी नहीं होता है, और जब फ्यूजन नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनता है. एंड गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल में, उनका फ्यूजन भी होता है. फ्यूजन ऑफ गैमीट के फिनोमेना को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है यानी कि ये दोनों गैमीट्स फ्यूज करते हैं, देन अल्टीमेटली जाइगोट इज फॉर्म. सो सेक्सुअल में गैमीट्स बनते हैं, उनका फ्यूजन होता है एंड जाइगोट बनता है. एसेक्सुअल में जब गैमीट बनते ही नहीं है, दे आर नॉट प्रोड्यूस, देन फ्यूजन डज नॉट टेक प्लेस एंड अल्टीमेटली जाइगोट इज नॉट फॉर्म्ड. Now asexual में जो basically phenomena involve होता है that is mitosis और equational division, whereas sexual में जो basically phenomena involve होता है that is meiosis और reductional division. Now offsprings produce in asexual reproduction. Asexual reproduction में जो offsprings produce होते हैं वो एक दूसरे से similar होते हैं, identical होते हैं, whereas sexual reproduction में जो offspring produce होते हैं वो एक दूसरे से identical नहीं होते हैं. Asexual reproduction unicellular organisms like bacteria, lower plants, lower animals ऐसे में होता है, whereas sexual reproduction higher organisms में होता है, higher plants, higher animals, you'll be able to see sexual reproduction. Now clones क्या होते हैं और उनकी remarkable similarity का reason क्या होता है? This was a question asked in exemplar also. क्लोन्स वो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से बनते हैं. अगर कोई ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं उन्हें हम क्लोन्स बोलते हैं. एंड क्योंकि वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, पेरेंट डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, दैट इज़ वाई दे एग्जिबिट रिमार्केबल सिमिलैरिटी. क्योंकि वो पेरेंट डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं इसीलिए वो रिमार्केबल सिमिलैरिटी शो करते हैं अपने पेरेंट से. Now, advantages of sexual reproduction over asexual reproduction. Asexual reproduction में offsprings almost identical होते हैं क्योंकि वो जीन का सोर्स एक पेरेंट ही होता है, उनको एक ही पेरेंट से सारे जीन्स मिलते हैं, तो जेनेटिक वेरिएशन पॉसिबल नहीं होता है. एंड वी हैव स्टडीड कि वेरिएशन हमेशा एडवांटेजेस होता है, तो अगर वेरिएशन नहीं हो रहा है तो ये एक डिसएडवांटेज है. देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो रहा है और जो ऑफस्प्रिंग है वो 2 जगह से जीन रिसीव कर रहा है, फादर से भी और मदर से भी, तो ये जो मिक्सिंग ऑफ जीन्स है इससे अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिससे जेनेटिक वेरिएशन होता है. सो दिस इज़ हाउ वी कैन सी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कैरेक्टर्स की डाइवर्सिटी होती है, जिससे वेरिएशन आता है, और जेनेटिक वेरिएशन किसी भी स्पीशीज़ के एवोल्यूशन में हेल्प करता है एंड इट हेल्प्स इट टू फॉर्म अ बेटर ऑर्गेनिज्म. नाउ ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और वो ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ये दोनों ही ऑर्गेनिजम्स अपना क्रोमोसोम नंबर मेंटेन कैसे करते हैं? हाउ डू दे मेंटेन अ कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर? फॉर दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड. जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें ऑर्गेनिज्म माइटोसिस अंडरगो करता है एंड डीएनए ऑफ पेरेंट सेल इज कॉपीड और इक्वली डिवाइड हो जाता है अमंग द डॉटर सेल्स, लाइक इट इज कॉपीड एज इट इज. अगर पेरेंट की बॉडी में 40 क्रोमोसोम्स हैं तो वो एज इट इज कॉपी हो जाएंगे इन द ऑर्गेनिजम्स, वेयर एज क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है, इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है. नाउ ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म है वो पहले गैमीट प्रोड्यूस करते हैं जिसमें उनका क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है टू हाफ, मींस 46 अगर फादर में है तो उन्होंने स्पर्म प्रोड्यूस किया तो 23 क्रोमोसोम्स आर देयर इन स्पर्म, एंड मदर में अगर 46 क्रोमोसोम है देन शी प्रोड्यूस द गैमीट ओवम, तो उसमें 23 क्रोमोसोम्स आए, and then they fuse together and original chromosome number is restored. तो basically mitosis और meiosis की वजह से दोनों ही organism sexually और asexually reproduce करने वाले organisms अपना constant chromosome number maintain कर पाते हैं. So those reproducing asexually they undergo mitosis, and those reproducing sexually they undergo meiosis या reduction division in which the chromosome number is reduced to half. Now let's talk about different modes of asexual reproduction. Asexual reproduction के अलग अलग modes होते हैं and we are going to talk about it today.
Asexual mode of reproduction. We have fission, budding, fragmentation, regeneration and spore formation. हमारे पास in the book we have 5 different types of asexual mode of reproduction जो डिस्कस किए गए हैं 10th लेवल पे. फिजन में एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करता है या डिवाइड करता है इनटू 2 आइडेंटिकल पार्ट्स. 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करता है एंड ये बेसिकली यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया या प्रोटोजोन्स में देखने को मिलता है. एंड फिजन इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स. फिजन, आई एम रिपीटिंग, फिजन यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है. फिजन में जो पेरेंट बॉडी है वो अपने आप को 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में स्प्लिट कर लेती है. And fission is of 2 types, binary fission and multiple fission. Now let's talk about binary fission and multiple fission in detail. You can see the diagram of binary fission and multiple fission. Now binary fission में जो parent cell है वो 2 identical daughter cells में split हो जाता है at the last. पहले क्या होता है, ये जो parent cell का nucleus है वो डिवाइड करता है. पेरेंट सेल का न्यूक्लियस इलोंगेट होता है यानी कि कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट होता है. न्यूक्लियस डिवाइड कर जाते हैं एंड देन आफ्टर दैट जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड करता है. सो कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूक्लियर का डिवीजन होता है वो होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस. सो बाइनरी फिजन में पेरेंट सेल स्प्लिट्स इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स एंड जो न्यूक्लियस है पेरेंट सेल का वो सबसे पहले डिवाइड करना स्टार्ट करता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन, एंड देन इट इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, दैट इज साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है. देन वील टॉक अबाउट मल्टीपल फिजन. मल्टीपल फिजन में जो पेरेंट्स बॉडी है, पेरेंट सेल है, वो कई डॉटर सेल्स में स्प्लिट करती है. बाइनरी फिजन में 2 डॉटर सेल्स में और मल्टीपल फिजन में मैनी डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो जाती है उसकी बॉडी. लेट्स हैव अ कंपैरेटिव एनालिसिस कि बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन को एक बार कंपेयर करते हैं. बाइनरी फिजन में पेरेंट सेल स्प्लिट्स इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स. मल्टीपल फिजन में पेरेंट सेल स्प्लिट इनटू मेनी डॉटर सेल्स. बाइनरी फिजन में न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल डिवाइड्स ओनली वंस, एक ही बार पेरेंट सेल का न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, वेयर एज हियर इन मल्टीपल फिजन पेरेंट सेल का न्यूक्लियस सेवरल टाइम्स डिवाइड कर रहा है. एंड ये जो बाइनरी फिजन है ये फिनोमेना तब होता है जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल होती हैं. मल्टीपल फिजन तब परफॉर्म होता है जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं. एंड देयर इज़ नो प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म. या बाइनरी फिजन में कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म नहीं होती है, वेयर एज इन मल्टीपल फिजन प्रोटेक्टिव कवरिंग या सिस्ट का फॉर्मेशन होता है. सो दिस ब्लू लाइनिंग दैट यू कैन सी इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग और सिस्ट. सो ये बाइनरी फिजन आपको अमीबा और पैरामीशियम में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड मल्टीपल फिजन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन प्लाज्मोडियम. इफ़ यू कैन रिकॉल, प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करने वाला पैरासाइट है. Now let's have a comparative analysis of other modes of asexual reproduction and they are fission, budding and fragmentation. Fission, budding और fragmentation का comparative analysis करते हैं and this is very important for you if you are able to understand that it will be very beneficial. Fission, budding और fragmentation. Fission हमने अभी पढ़ा कि वो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स में होता है एंड बडिंग यूनिसेलर मल्टीसेलर दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स में होता है. फ्रैगमेंटेशन हैपन्स ओनली इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि फिजन सिर्फ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, बडिंग यूनिसेलर मल्टीसेलर दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स में होता है. फ्रैगमेंटेशन हैपन्स ओनली इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स. फिजन में क्या होता है, बेसिकली जो पेरेंट सेल है वो अपनी बॉडी को स्प्लिट कर लेता है इनटू 2 और मोर डॉटर सेल्स, व्हेयरएज बडिंग में द पेरेंट सेल डज नॉट डिवाइड. पेरेंट सेल डिवाइड नहीं करता है, पेरेंट सेल की बॉडी पे एक आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है, दैट इज बड. एंड फ्रैगमेंटेशन जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है वो ब्रेक करता है इनटू 2 और मोर फ्रैगमेंट्स आफ्टर मैच्योरेशन. यानी कि जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है मैच्योरेशन के बाद वो अपनी बॉडी को एक या दो फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर देता है, 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर देता है, दैट इज़ फ्रैगमेंटेशन. नाउ फिजन में जो पेरेंट सेल है उसकी आइडेंटिटी लूज हो जाती है. मतलब एट लास्ट अगर आप बाइनरी फिजन ऑब्जर्व करोगे तो आपको लास्ट में पेरेंट बॉडी कहीं दिखाई नहीं देगी. सो पेरेंट बॉडी हैज़ लॉस्ट इट्स आइडेंटिटी, व्हेयरएज बडिंग में पेरेंट बॉडी इंटैक्ट रहती है और उसकी आइडेंटिटी लूज नहीं होती है. लास्ट में यू विल बी एबल टू सी द पेरेंट बॉडी. फ्रैगमेंटेशन में पेरेंट सेल लूजेज इट्स आइडेंटिटी क्योंकि पेरेंट बॉडी 2 फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर रही है. तो जब पेरेंट की बॉडी 2 फ्रैगमेंट में डिवाइड कर रही है तो वहाँ पे नो पार्ट ऑफ द पेरेंट बॉडी इज लेफ्ट.
तो उसकी आइडेंटिटी लूज हो जाती है। फिजन में पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, देन साइटोकाइनेसिस होता है। बडिंग में पहले सेलुलर आउटग्रोथ होती है, बाद में कैरियोकाइनेसिस होता है। एंड फ्रैगमेंटेशन में डिवाइड होने के बाद सेल ग्रो करता है, एंड फ्रैगमेंटेशन होने के बाद सेल ग्रो और डिवाइड करता है, और जो पार्ट्स प्रोड्यूस होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। द पार्ट्स दैट आर प्रोड्यूस आर अनइक्वल। फ्रैगमेंटेशन में हमेशा जो पार्ट्स प्रोड्यूस होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। नाउ लेट्स सी द डायग्राम्स ऑफ ऑल दीज प्रोसेसेस। बडिंग, अगर आप आराम से देखोगे, देन बडिंग में एक आउटग्रोथ डेवलप हुई, दैट आउटग्रोथ स्टार्ट्स ग्रोइंग, वो बड ग्रो कर रहा है, एंड देन फाइनली वो डिटैच हो गया। सो दैट इज द यंग हाइड्रा, एंड पेरेंट बॉडी यहाँ इंटैक्ट है, उसकी आइडेंटिटी लूज नहीं हुई। वेयर एज बाइनरी फिजन में आइडेंटिटी लूज हो जाती है, फ्रैगमेंटेशन में भी आइडेंटिटी लूज हो जाती है। नाउ टॉकिंग अबाउट बडिंग। बडिंग हाइड्रा में था, अब बडिंग इन यीस्ट। बडिंग इन यीस्ट अगर हम देखते हैं तो यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें बडिंग होती है, एंड यीस्ट, ये पेरेंट यीस्ट है, उसकी बॉडी पे बड डेवलप हुआ। देन जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये बड पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है, एंड पेरेंट बॉडी यहाँ पर भी इंटैक्ट है। वेराज जब अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं तो ये बड अटैच रहती है पेरेंट बॉडी से, एंड यू विल बी एबल टू सी अ चेन ऑफ यीस्ट सेल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रैगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा। नाउ ये जो लैडर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज द एल्गी, दैट इज स्पाइरोगायरा, फिलामेंटस एल्गी है स्पाइरोगायरा। नाउ यहाँ पे पेरेंट सेल मैचुरेशन के बाद दो फ्रैगमेंट्स में अपने आप को डिवाइड कर ले रहा है। यहाँ पे भी पेरेंट बॉडी लूजेज इट्स आइडेंटिटी, एंड देन फिर बाद में ये सेल ग्रो करता है, और ये जो पार्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो अनइक्वल हैं। सो दिस इज फ्रैगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा, एंड एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि बडिंग यीस्ट और हाइड्रा में होती है। फिजन इज ऑब्जर्व इन अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, एंड जो फ्रैगमेंटेशन का फिनोमेना होता है दैट इज ऑब्जर्व्ड इन एल्गी लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा, जैसे फिलामेंटस एल्गी में यू विल बी एबल टू सी दिस फिनोमेना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रीजेनरेशन। रीजेनरेशन वो एबिलिटी होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कि वो अपने आप को रिपेयर कर पाए और अपने बॉडी पार्ट्स को, जो लॉस्ट बॉडी पार्ट्स हैं, उसे रिस्टोर कर पाए। दैट इज नोन एज ऑटोटोमी ऑल्सो। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू रिपेयर देमसेल्व्स और टू रिस्टोर देयर बॉडी पार्ट्स विच आर लॉस्ट इन एन एक्सीडेंट और ऑटोटोमी। जैसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स है हाइड्रा एंड प्लेनेरिया, ये रीजनरेशन को ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह यूटिलाइज कर लेते हैं। एंड हर ऑर्गेनिजम्स, जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होते जाते हैं, ये जो रीजनरेशन का पावर है ये लिमिटेड होता जाता है। सो जैसे लिजर्ड इन टेल, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वो दोबारा से उसे रिस्टोर कर लेती है, एंड आर्म इन अ स्टारफिश, तो यहाँ पे लिमिटेड पावर ऑफ रीजनरेशन है। Whereas planaria shows remarkable power of regeneration. Agar if you'll cut it into 3 parts, then each part will regenerate into a new planaria or a new organism. Now let's talk about spore formation, जिसे हम sporulation भी बोलते हैं। Formation of spore, जो sporulation है, spore formation, that is a common method of reproduction in fungus. ये fungus में common method of reproduction होता है, जैसे mucor, rhizopus the bread mold, जो हमारे ब्रेड में फंगस लग जाती है, उनमें कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। जो फंगस की बॉडी होती है वो एक्चुअली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हाइफी की बनी होती है, एंड दीज हाइफी, इनका जो नेटवर्क होता है उसे हम माइसीलियम बोलते हैं। ना हाइफी के ऊपर जो है नॉब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम, इनके अंदर हंड्रेड्स ऑफ माइन्यूट स्पोर्स होते हैं जो न्यूक्लियस रिपीटेड डिविजन्स के बाद फॉर्म करता है, एंड जब मेच्योरिटी आती है तब ये स्पोरेंजियम बर्स्ट कर जाता है और स्पोर्स डिस्पर्स हो जाते हैं एयर में। ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं, देन आगे इट गिव राइज टू अ न्यू हाइफा और अ न्यू फंजाई। सो बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन फंजाई का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। एंड अगर हम ये कहते हैं कि अगर कोई स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है, देन इट विल बी बेनिफिटेड। Why and how it will be benefited? क्योंकि ये सिंपलर और फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, और जो स्पोर्स बनते हैं वो लाइट होते हैं, सो दे गेट इजीली डिस्पर्स्ड इन द एयर करंट। और जो स्पोर्स होते हैं दे ऑल्सो हैव अ थिक रेजिस्टेंट कवरिंग। इन स्पोर्स के ऊपर एक थिक रेजिस्टेंट कवरिंग होती है जो उनको अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। सो ऑल टुगेदर एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ रिप्रोड्यूसिंग थ्रू स्पोर्स दैट विल बी बेनिफिटेड. Now talking about asexual reproduction in plants.
वेजिटेटिव प्रोपगेशन वो मेथड है जिसके थ्रू प्लांट्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। नाउ व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन? प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन का वो प्रोसेस जिसमें जो प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट होता है। नाउ लेट मी गो इनटू द डिटेल। प्लांट में दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट। रूट, स्टेम, लीव्स वेजिटेटिव पार्ट में आते हैं एंड फ्लावर, फ्रूट, सीड रिप्रोडक्टिव पार्ट में आते हैं। सो जब रिप्रोडक्टिव पार्ट रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो देयर इज नथिंग न्यू, बट जब वेजिटेटिव पार्ट रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो जहाँ पे वेजिटेटिव पोर्शन ऑफ द प्लांट बॉडी इट फंक्शंस एज अ प्रोग्यूल एंड इट डेवलप्स इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। Plant parts जैसे leaf, stem, root, bud, they are capable of giving rise to a new offspring. उनमें भी ये capabilities होती है in some cases जहाँ पे वो नए offsprings या new plants produce कर सकते हैं। We call these structures as propagules. Okay? Now vegetative propagation क्यों practice किया जाता है? क्योंकि ये cheaper mode है, rapid है, बहुत easier method है एंड इट इज़ यूज्ड इन ग्रोइंग प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स के लिए ज़्यादातर हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं जो या तो सीड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं और या नॉन वाइबल सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनके अंदर पोटेंसी नहीं है। और अगर हमें कोई कैरेक्टर प्रिजर्व करना है थ्रू जनरेशंस, थ्रू सेवरल जनरेशंस, तब हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस करते हैं। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को अगर हमें शॉर्ट ड्यूरेशन में फ्लावर और फ्रूट्स ग्रो करने हैं तो हम कटिंग और ग्राफ्टिंग मेथड भी ऑब्जर्व करते हैं। वी ऑल्सो प्रैक्टिस कटिंग एंड ग्राफ्टिंग मेथड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का डिसएडवांटेज ये है कि हम अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर्स को एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगर कोई अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है देन दैट विल नॉट बी एलिमिनेटेड एंड जो डिजीज प्रेजेंट है पेरेंट प्लांट में वो डॉटर प्लांट्स में भी स्प्रेड हो जाता है। सो दीज आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस। उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं हमारे पास। देन टॉकिंग अबाउट टिश्यू कल्चर, हम टिश्यू कल्चर के बारे में बात करते हैं। दिस टेक्निक इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपगेशन। नाउ दिस टेक्निक इज यूज फॉर रेजिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ पार्ट ऑफ प्लांट टिश्यू इन कल्चर मीडियम अंडर एसेप्टिक कंडीशन। ये वो टेक्निक है जिससे नए प्लांट्स बनाए जाते हैं फ्रॉम अ प्लांट टिश्यू, प्लांट के टिश्यू से। जब हम किसी प्लांट टिश्यू को कल्चर मीडियम में रख देते हैं और उसे एसेप्टिक या स्टेरिलाइज कंडीशन प्रोवाइड करते हैं then we produce new plants from it. That technique is known as tissue culture. So tissue culture के लिए जो 3 important things हैं that is culture medium, plant tissue and aseptic conditions. Technique of raising new plants from a part of plant tissue in the culture medium under aseptic या sterilized condition. Now culture medium here is nutrient medium. कल्चर मीडियम में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लांट हार्मोन्स होते हैं और प्लांट हार्मोन्स भी स्पेसिफिकली ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन लेंथ ऑफ रूट और स्टेम उनको बढ़ाने में, उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सो ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन जो कि टिश्यू कल्चर में यूज़ होते हैं। एंड जो प्लांट पार्ट यूज़ किया जाता है बेसिकली, इफ़ यू कैन ऑब्जर्व द डायग्राम, जो प्लांट टिश्यू या प्लांट पार्ट यूज़ किया जाता है दैट इज़ नोन एज एक्स प्लांट। एंड ये एक्स प्लांट ग्रो और डिवाइड करके ये अनडिफरेंशिएटेड सेल बनाता है कैलिस, एंड देन कैलिस डिफरेंशिएट्स इनटू द प्लांटलेट और वो प्लांटलेट आगे जाके नए प्लांट में डेवलप होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे एंड वील टॉक अबाउट इट लेटर।